brought to you by Kuku FM. Download the app now. अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले की 20वीं बरसी मनाई जा चुकी है। तकरीबन 3000 आम लोगों की जान लेने वाले इस हमले ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। अमेरिका की एक बड़ी आबादी उस सदमे से अभी तक नहीं उबर पाई है। 20 साल बीत जाने के बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। अमेरिकी जनता आज भी उन अनसुलझी पहेलियों का सच जानने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में सबसे बड़ी पहेली है 9/11 के हमलों में सऊदी अरब की भूमिका। क्या सऊदी अरब को हमलों की जानकारी पहले से थी? क्या सऊदी अधिकारियों ने अलकायदा को पैसे मुहैया कराए? क्या अमेरिकी सरकार सऊदी अरब को बचा रही है? 9/11 हमले के पीड़ित और उनके सगे संबंधी लंबे समय से इन सवालों का जवाब मांग रहे थे। इस मांग की वजह क्या थी? हमले में शामिल 19 में से 15 हाईजैकर्स सऊदी अरब के नागरिक थे। इस हमले का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन सऊदी अरब के एक ताकतवर शेख परिवार से ताल्लुक रखता था। अलकायदा को सऊदी अरब से अच्छी खासी मदद मिलती थी। इसके बावजूद अमेरिका ने सऊदी अरब की भूमिका को लगभग नजरअंदाज कर दिया था। इसी के चलते सरकार की मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इस मामले में नया क्या है? नया ये है कि तमाम किस्म की आशंकाओं से पर्दा खींचने की पहल हो चुकी है। पिछले हफ्ते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले की जांच से जुड़े सीक्रेट दस्तावेजों को पब्लिक डोमेन में लाने का आदेश दिया था। 11 सितंबर 2021 को FBI ने 16 पन्नों का सीक्रेट दस्तावेज रिलीज कर दिया है। इस दस्तावेज से क्या क्या पता चला है? क्या सच में सऊदी अरब इन हमलों का जिम्मेदार था? उस घोस्ट एम्प्लॉय की कहानी क्या है जो अमेरिका में 2 हाईजैकर्स का रहनुमा बना था? और आगे क्या होने वाला है, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल खबरों का डेली बुलेटिन दुनियादारी। 11 सितंबर 2001 की तारीख उस वक्त इतिहास में दर्ज हो गई जब अलकायदा के आतंकियों ने 4 यात्री विमानों को हाईजैक कर अमेरिका पर हमला कर दिया था। 2 प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावर्स से टकरा गए। एक प्लेन पेंटागन पर गिराया गया, जबकि चौथा प्लेन पेंसिल्वेनिया के बाहर एक खेत में क्रैश हो गया। 9/11 अमेरिका की धरती पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। इस हमले के सभी तार सऊदी अरब से जुड़े हुए थे, इसलिए यह जरूरी था कि इन लिंक्स की अच्छी तरह से जांच पड़ताल की जाए। लेकिन असलियत में क्या हुआ? जनवरी 2020 में न्यूयॉर्क टाइम्स और प्रो पब्लिका में FBI के इन्वेस्टिगेशन पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार FBI की एक टीम ने कई सालों तक सऊदी कनेक्शन की सीक्रेट जांच की। फिर एक दिन उनसे जांच बंद करने के लिए कह दिया गया। 9/11 हमले के बाद बर्मिंघम में एक संदिग्ध अल बयूमी के घर से एक डायरी मिली थी। उस डायरी में एक प्लेन का डायग्राम बना था। रिपोर्ट के मुताबिक इसका डिजाइन उस प्लेन से मेल खाता था जिसे पेंटागन पर गिराया गया था। लेकिन जांच के दौरान उस डायरी और उसमें मौजूद कंटेंट पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। टाइम्स की रिपोर्ट में FBI और CIA के बीच भरोसे और तालमेल की कमी का भी जिक्र किया गया है। ये घटना साल 2010 की है। FBI सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के 2 धार्मिक अधिकारियों को फुल टाइम सर्विलांस पर रखना चाहती थी। इन दोनों ने अमेरिका में अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए वीजा लिया था। FBI को ये मालूम चला कि दोनों के ट्रैवल डिटेल्स हाईजैकर्स और उनको मदद मुहैया कराने वाले संदिग्धों से मेल खाते थे। लेकिन जब तक ये प्लान असल में आता, CIA ने इस पर ऑब्जेक्शन जता दिया। CIA उन दोनों के सर्विलांस के लिए राजी नहीं हुई। FBI के एक पूर्व अधिकारी ने टाइम्स को बताया कि वे सऊदी सरकार को नाराज नहीं करना चाहते थे। दोनों धार्मिक अधिकारियों ने अमेरिका आने का प्लान ऐन समय पर कैंसिल कर दिया। FBI को यह शक था कि किसी ने पहले ही सऊदी अधिकारियों को सीक्रेट प्लान की जानकारी दे दी थी। ऐसा किसने और क्यों किया, ये कभी पता नहीं चल पाया। अमेरिकी सरकार पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने सऊदी अरब के गुनाहों को छिपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यह आरोप हर नई सरकार को विरासत में मिला। बुश के बाद ओबामा के बाद ट्रंप और अब जो बाइडेन। हालांकि बाइडेन इस विरासत से पीछा छुड़ाने की कवायद में जुट गए हैं। उनके आदेशानुसार FBI ने 16 पन्नों की एक जांच रिपोर्ट को डीक्लासिफाई कर दिया है। अब सवाल यह है कि FBI के इस दस्तावेज से क्या पता चला है? ये जांच रिपोर्ट FBI के ऑपरेशन एनकोर पर बेस्ड है। इस ऑपरेशन का फोकस हमले में शामिल 2 हाईजैकर्स पर था। साथ ही ये पता लगाना भी था कि सैन डिएगो में उन दोनों को मदद किसने पहुंचाई थी।
ऑपरेशन एनकोर के तहत नवंबर 2015 में एफबीआई ने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था। ये व्यक्ति एक समय लॉस एंजलिस में सऊदी अरब के दूतावास में काम कर चुका था। हालांकि डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट में उसके नाम को छिपा लिया गया है। हम उसका नाम मान लेते हैं एक्स। अब बताते हैं कि एक्स ने क्या जानकारी दी। उसने बताया कि उमर अल बयूमी ने 2 हाईजैकर्स नवाफ अल हाजमी और खालिद अल मिधार की हर तरह से मदद की थी। बयूमी ने दोनों के रहने की व्यवस्था की थी। खाने पीने, घूमने, इंटरप्रेशन के अलावा पैसे से भी उनकी मदद की गई। अल बयूमी ने अपने नाम पर सैन डिएगो में एक फ्लैट लीज पर लिया था। उसने पहले महीने का किराया भी अपनी जेब से ही दिया था। अल बयूमी ने उन दोनों को बैंक अकाउंट खोलने में भी मदद की थी। अल बयूमी ने 2003 में पूछताछ में बताया था कि नवाफ और खालिद से उसकी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई थी। वो पहले से उन दोनों को नहीं जानता था, लेकिन एक्स के इंटरव्यू से कुछ और ही कहानी पता चलती है। क्या? ये कि अल बयूमी दोनों को पहले से जानता था और उसने दोनों के आने के जश्न में एक पार्टी भी दी थी। एक्स ने यह भी बताया कि अल बयूमी लॉस एंजलिस में स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर्ड था। उसे सऊदी सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप मिली हुई थी। वो था तो स्टूडेंट, लेकिन वो बराबर सऊदी दूतावास में जाता रहता था। वहां उसे सब लोग जानते थे और खूब इज्जत भी देते थे। सऊदी दूतावास के कई बड़े अधिकारियों से अधिक उसका सम्मान होता था। इससे साफ जाहिर है कि सऊदी अधिकारी अल बयूमी को अच्छी तरह से जानते थे। उसका सऊदी दूतावास में अच्छा खासा कनेक्शन था। एक्स की पत्नी ने एफबीआई को बताया था कि अल बयूमी हमेशा जिहाद की ही बातें किया करता था। इसके अलावा एफबीआई के दस्तावेज में एक सऊदी डिप्लोमेट फहाद अल थुमैरी का भी नाम आया है। वो लॉस एंजलिस के किंग फहाद मस्जिद का इमाम था। फहाद को कट्टर चरमपंथी विचारों के लिए जाना जाता था। दस्तावेज में एक फोन कॉल का भी जिक्र है। ये कॉल अल थुमैरी ने साल 1999 में किया था। सऊदी अरब के 2 भाइयों को 9/11 के बाद ये दोनों भाई गिरफ्तार किए गए थे। इन्हें ग्वांतनामो बे की जेल में रखा गया था। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने बाद में दोनों से अलग अलग जगहों पर पूछताछ भी की। अल बयूमी और अल थुमैरी दोनों ने हमले में किसी भी तरह का हाथ होने से इनकार कर दिया। जांच एजेंसियों ने उनके कहे पर मुहर लगा दी। 2004 में आई 9/11 कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया कि सभी तथ्यों को खंगालने के बाद हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि अल थुमैरी ने दोनों हाईजैकर्स को किसी भी तरह की सहायता दी थी। एफबीआई के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि अल थुमैरी ने दोनों हाईजैकर्स की मदद के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया था। उस व्यक्ति का नाम भी छिपा लिया गया है। दस्तावेज से यह भी पता चला है कि कट्टर इस्लामिक साहित्य बांटने के जुर्म में सऊदी सरकार दूतावास के एक कर्मचारी को निकालना चाहती थी, लेकिन अल थुमैरी के कहने पर उसकी नौकरी बच गई थी। एक बात और, 9/11 के हमले से 2 महीने पहले उमर अल बयूमी और फहाद अल थुमैरी अमेरिका से निकल गए थे। इस वजह से ये शक पुख्ता होता है कि दोनों को हमले के बारे में पूरी जानकारी थी। जो बाइडेन से पहले के 3 राष्ट्रपतियों यानी जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर इन दस्तावेजों को पब्लिक डोमेन में लाने से मना कर दिया था, लेकिन बाइडेन अलग लीग पर चलने का मन बना चुके हैं। उन्होंने जस्टिस डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि जिन दस्तावेजों को रिलीज किया जा सकता है उन्हें बाहर लाने का काम शुरू कर दिया जाए। 11 सितंबर 2021 को पहला दस्तावेज बाहर आया है। हालांकि इससे हमले में सऊदी सरकार के सीधे तौर पर शामिल होने के पुख्ता सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन इतना तो तय है कि सऊदी सरकार के लिए काम कर रहे कई बड़े लोग इस साजिश के बारे में जानते थे। एफबीआई की तरफ से जारी होने वाले दस्तावेजों की ये पहली कड़ी है। अगले 6 महीनों में और भी खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल तो इस खुलासे पर सऊदी अरब की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। कुछ समय पहले सऊदी अरब ने ये कहा था कि वो डीक्लासिफिकेशन का स्वागत करता है। उसने ये भी मांग रखी थी कि हमले से जुड़े हर दस्तावेज को पब्लिक डोमेन में लाया जाए ताकि सऊदी अरब के खिलाफ लग रहे बेबुनियाद आरोपों का सिलसिला खत्म हो सके। अब बताते हैं कि पीड़ित परिवारों ने इस खुलासे पर क्या कहा है। उन्होंने इस रिलीज का स्वागत किया है। पीड़ित परिवारों के एक वकील ने कहा है कि सारे सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अलकायदा को अमेरिका में सपोर्ट मिल रहा था और ये सब सऊदी सरकार की जानकारी में था। जुलाई 2021 में कुछ पीड़ित परिवारों ने सऊदी सरकार को कोर्ट में लाने की प्रक्रिया शुरू की थी। वे लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सरकार सऊदी अरब की संलिप्तता से जुड़ी रिपोर्ट साझा करे ताकि उन्हें अदालती कार्रवाई में मदद मिल सके। पहली रिलीज ने उनके अंदर उम्मीदें जगा दी हैं।
किसके दावे में कितना दम है और 9/11 हमले की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जब एक एक कर सारे जरूरी दस्तावेज पब्लिक डोमेन में आएंगे, तभी हमले के पीड़ितों की बेचैनी कम हो पाएगी, तभी वे न्याय के और करीब पहुंच पाएंगे। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा तेज हो गई थी। पिछले शासन के दौरान तालिबान ने महिलाओं को घरों में रहने का आदेश दिया था। तालिबान ने लड़कियों की पढ़ाई पर भी रोक लगा दी थी। अब सवाल ये कि नई सरकार में क्या हुआ। इस बार तालिबान की पॉलिसी में हल्का सा बदलाव आया है। इस बार उसने कहा है कि लड़कियां पढ़ाई कर सकती हैं, लेकिन उन्हें लड़कों से अलग बैठना होगा, साथ ही उन्हें अपना सिर भी ढकना होगा। लड़कियों को महिला टीचर्स ही पढ़ाएंगी। भले ही तालिबान बदलने का दावा करे, लेकिन आज़ादी छीनने की उसकी आदत अभी बरकरार है। अब बताते हैं कि अफगानिस्तान में और क्या चल रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद से कोई भी कमर्शियल फ्लाइट अफगानिस्तान में लैंड नहीं हो रही थी। मिलिट्री और चार्टर्ड प्लेन्स के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। 13 सितंबर को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक कमर्शियल प्लेन 10 यात्रियों को लेकर काबुल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। काबुल की गद्दी पर तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में लैंड होने वाली ये पहली इंटरनेशनल फ्लाइट है। 30 अगस्त को अमेरिका की वापसी के बाद से तालिबान काबुल एयरपोर्ट को दोबारा चालू करने की कोशिश कर रहा है। कतर और पाकिस्तान समेत कई देश इस काम में उसकी मदद कर रहे हैं। आज की दूसरी और अंतिम सुर्खी नाइजीरिया से है। दक्षिणी नाइजीरिया में बंदूकधारियों ने एक जेल पर हमला कर 240 से अधिक कैदियों को छुड़ा लिया। कोगी स्टेट में बनी इस जेल पर 12 सितंबर की रात को हमला हुआ। सुरक्षाकर्मी इस हमले का जवाब नहीं दे पाए। जिस जेल पर हमला हुआ है वो साल 2008 में बनी थी। इस जेल में 200 कैदियों के रहने का इंतजाम है, लेकिन हमले के वक्त इसमें 294 कैदी बंद थे। इनमें से 70 सजायाफ्ता थे, बाकी कोर्ट की सुनवाई शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाइजीरिया में मुकदमा शुरू होने से पहले आरोपियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसी वजह से अक्सर नाइजीरिया के जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को रखा जाता है। पुलिस ने भागे हुए कैदियों की तलाश तेज कर दी है। अभी तक हमले में हताहत हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया। शुभ रात्रि।